इसमें अपडेट ये है जी कि अब जूम ने भी इसको लिमिट कर दिया है और जूम इसके ऊपर परचेज्ड अकाउंट की बात कर रहा है कि आप अकाउंट परचेज करें। अच्छा, स्क्रीन डिस्प्ले होगी है सबके पास? जी सर, यस सर। ठीक हो गया। बस 16 पार्टिसिपेंट हो गए, 3-4 लोग रह गए, वो भी आ जाते हैं। जो नेक्स्ट हमारा ठीक होगा, नेक्स्ट हमारा जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है कि हमारे पास जो डेटा है वो एक फोल्डर में पड़ा हुआ है और फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं, एक फाइल नहीं, एक से ज्यादा फाइल्स हैं और हम उनसे एक ही टेबल बनाना चाह रहे हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास ना सामने टोटल 2 फोल्डर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ग्रुप में जाके आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूं। सर जो लास्ट वाली प्रैक्टिस थी उसमें एक क्वेश्चन था मेरा, मैं एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी सर उसमें फॉर एग्जांपल 2 टेबल्स थे जिसको हम रिलेशनशिप से ज्वाइन करते हैं। तो एक तो दोनों में साइट आईडी है जिससे 1-to-1 रिलेशन बन सकता है, एक में रीजन या सब रीजन है जिसमें मैनी टू मैनी रिलेशन बन सकता है। जी जी। तो अगर मैं साइट आईडी से बनाता हूँ रिलेशन या रीजन से बनाता हूँ तो डिफरेंस क्या होगा समरी के अंदर जो ओवरऑल डिस्प्ले होगी? आपने देखें आपके पास दोनों कॉलम है, मिसाल के तौर पे आपके पास साइट आईडी भी है और आपके पास रीजन भी है और आप रीजन के ऊपर जाके उसको रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं। तो आपकी जो एंड समरी है ना, जहां तक आपका डेटा ठीक समराइज होगा वो रीजन लेवल तक होगा, साइट लेवल का डेटा आपका ठीक से समराइज नहीं होगा। अगर आपने साइट लेवल डेटा को समराइज करना है तो उसके लिए आपके पास जो समरी है वो भी साइट लेवल तक होनी चाहिए, वो आपका रिलेशनशिप साइट लेवल तक होना चाहिए। ग्रुप के अंदर मैंने 2 फोल्डर शेयर किए हैं, ये अपने पास आप प्लीज इसको कॉपी कर लीजिएगा, इसके अंदर वो डेटा है, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें, हम मल्टीपल इरफान क्लियर हुआ है आपको ये पॉइंट? अच्छा जी, मैं पहले आपको ये डेटा दिखा देता हूँ, इस डेटा में है क्या। 964 का अगर मैं फोल्डर ओपन करूं तो यहाँ पर अगर आप देखें मेरे पास टोटल 23 फाइल्स पड़ी हुई हैं, 24 फाइल्स। ये 24 फाइल्स जो हैं ये मुझे इनका एक ही टेबल बनाना है। मोहम्मद अताउल हक। नहीं अता, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ये आप सुन सकते हैं मुझे? अब आपकी आवाज आई है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम मल्टीपल रिलेशंस बिल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आवाज अगर आपकी हमें बहुत कम आ रही है। अब कुछ ठीक हुई है? कुछ बेहतर। हमें अगर एक ही टेबल के अंदर मुख्तलिफ विजुअल्स शो करने हैं जिसमें हमें रीजनल लेवल पे भी करना है और साइट लेवल पे भी करना है, जी जी, तो हम एक ही उसके अंदर मल्टीपल टाइप्स के रिलेशन बिल्ड कर सकते नहीं हैं। आप उसमें मनी टू साइट मनी टू भी साइट करना है रिलेशन से और बिल्ड कर लें, बाकी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा।
जब आप साइड टू साइड रिलेशन बिल्ड करते हैं ना, देखें आपने किसी एक की हायरार्की यूज करनी है ना। अब आप साइड टू रीजन टैगिंग तो आपकी सेम है, साइड टू साइड आपने रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया, रीजन के ऊपर जाके समराइज करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उस रीजन की साइट्स दोनों तरफ देखेगा, जहां पर साइट्स मैच हो रही हैं उनको समराइज कर लेगा। ठीक ठीक। अच्छा, ये अब देखें मेरे पास 24 फाइल्स एक फोल्डर के अंदर हैं और दूसरे फोल्डर में मेरे पास 25 फाइल्स हैं। प्रीवियसली होता ये था कि ये दोनों जो मैंने डेटा आपको यहाँ पे शो किया है, मैं इसको जरा ओपन भी कर लूँ, ओपन इन नोटपैड, ये इस तरह से शो होता था। ये एसक्यूएल से रन होके एक सैंड ड्राइव के ऊपर ऑटोमेटिकली इस फोल्डर के अंदर ये फाइल अपडेट होती रहती थी। तो अब वहां पर एक सिस्टम में एक क्यूरी रन होती है और वो एक्सपोर्ट कर देती है रोजाना की बुनियाद पे एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जाके इस फाइल को, और ये फाइल अपेंड हो जाती है आपके इस फोल्डर में। अब ये भी एक ऑटोमेशन का तरीकाकार है। अगर आपके पास डायरेक्टली एसक्यूएल की एक्सेस नहीं है और आपके पास एक पाथ के ऊपर फाइल आ रही है, आप उस पाथ को लिंक कर सकते हैं अपने पावर बीआई डेस्कटॉप के साथ, और उस पूरे का पूरा जो फोल्डर है उसकी एक फाइल बना के उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसमें एक तो 964 के नाम से फोल्डर है, एक ZL के नाम से फोल्डर है। इन दोनों की एक मास्टर फाइल है मेरे पास जो कि रिटेलर बैलेंस रिपोर्ट के नाम से आ रही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वन टू मैनी रिलेशंस कैसे आपने बिल्ड करना है और उसके ऊपर जाके आपने डेटा को समराइज कैसे करना है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर रीजन आ रहा है, फ्रेंचाइज आईडी, RSO आईडी, रिटेलर आईडी, रिटेलर नंबर, ओपनिंग बैलेंस, करंट बैलेंस और फिर उसके बाद रीजन 2 आ गया। अच्छा, इसमें हम जो रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, हमारी जो यूनिक वैल्यूज हैं वो रिटेलर आईडी के ऊपर है। क्योंकि वन टू मैनी करना है हमने, तो मैं इसमें से जरा डुप्लीकेट रिमूव कर देता हूँ रिटेलर आईडी के ऊपर। अब आपके इस सवाल का जवाब भी आ जाएगा कि अगर आप साइट को रिलेशनशिप उसके ऊपर बनाते हैं तो रीजन के ऊपर कैसे जाके समराइज होगा। तो मेरे पास इस टाइम पे जो टोटल 3 तरह के सोर्सेज हैं, एक 2 सोर्सेज के अंदर नोटपैड की फाइल पड़ी है और एक जो है वो एक्सेल का सोर्स है। इनके ऊपर मैं एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करूंगा। पावर बीआई डेस्कटॉप में जाएं, यहां से आपने गेट डेटा पे क्लिक करके मोर ऑप्शंस पे चले जाना है। अगर इसमें देखें आल में भी फोल्डर शो हो रहा है और फाइल के अंदर भी फोल्डर शो हो रहा है। हमने फोल्डर इंपोर्ट करना है तो हम इसको कनेक्ट कर लेंगे और इस फोल्डर का पाथ दे देंगे कि ये कहां पड़ा हुआ है। नाइन सिक्स फोर का फोल्डर था, इसको हम उठा लेते हैं, ओपन करें। जो पहली फाइल थी उस, अगर आपने पावर क्यूरी पे काम किया है तो उसमें भी सेम प्रोसेस हम यूज करते हैं डेटा इंपोर्ट करने के लिए फ्रॉम अ फोल्डर। उसमें आपको कंटेंट बता रहा है, उस फाइल का नाम बता रहा है, एक्सटेंशन बता रहा है, किस डेट को ये एक्सेस की गई, डेट मॉडिफाइड क्या है, क्रिएटेड डेट क्या थी, एट्रीब्यूट्स क्या है इसके अंदर, फोल्डर का पाथ क्या है, वो ये सारी चीजें इसमें बता रहा है। इसमें भी अगर आप देखें कंबाइन का एक बटन है, लोड है, ट्रांसफॉर्म डेटा है और कैंसिल है। कंबाइन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं एरो के ऊपर तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाते हैं, कंबाइंड एंड ट्रांसफॉर्म डेटा और कंबाइंड एंड लोड। हम इसको कंबाइंड एंड लोड कर लेंगे। अब इसमें अगर आप देखें तो उसने फर्स्ट फाइल का सैंपल लिया है और आपको बता दिया कि इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हैं इस डेटा की। इसके अंदर मास्टर आईडी है, RSO आईडी है, रिटेलर आईडी, ट्रांजैक्शन डेट है, रेवेन्यू है और फी रेवेन्यू रिकॉर्डेड है। इसको आप ओके कर दें। अब वो सारी फाइल्स लेगा, उनको अपेंड करेगा, उनसे एक ही जो आपकी टेबल है वो क्रिएट करेगा।
इनकी एक्यूरेसी कैसे चेक होगी कि इसका कोई डाटा किसी गलत फॉर्मेट में तो नहीं था, मिस तो नहीं हो गया, किसी एक रिटेलर की वो 10 ट्रांजैक्शन मिस कर दे? वैसे तो आप इसको मैनुअली चेक कर सकते हैं, लेकिन ये जो डेटा है ना, इसके अंदर एक डेट के अंदर एक ही रिटेलर आ रहा है। आप किसी एक डेट को ओपन करें, आप उसको ओपन करके चेक कर सकते हैं कि मेरा जो उस डेट का डेटा है वो एक्चुअल आ रहा है या नहीं। लेकिन ये डेटा आपको एज इट इज उठा के देता है जैसे आपकी फाइल्स के अंदर था। अगर कहीं पे कोई इशू होगा तो आपको एरर पॉपुलेट कर देगा। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 964 का एक फोल्डर मेरे पास फाइल बन गई है, सॉरी टेबल बन गया है। इस टेबल के अंदर दो चीजें हैं जिनको मैं सम कर सकता हूँ, एक रेवेन्यू है और एक फी रेवेन्यू है। और एक चीज है जिसके ऊपर मैं डेट का फिल्टर ऐड कर सकता हूँ और वो है टी डेट के नाम से। अब इसी तरह से दूसरा फोल्डर भी ले आए। फोल्डर कनेक्ट, ये हमने 964 किया, अब ZL का ले आते हैं। इसका तो आपको आइडिया होगा ना ये 964 क्या चीज है और ZL क्या चीज है। ZL है बेसिकली जोंगलोड और 964 है जो रिटेलर पैकेज लगा के देता है, उसके बेस पे जो रेवेन्यू आ रहा है उसके हम कहते हैं 964। ZL का डेटा भी उसी तरह से उसने सारी की सारी फाइल्स आपको दिखाई, फाइल नेम क्या क्या है, उनकी फाइल एक्सटेंशन क्या है। अब याद रखिएगा 2-3 पॉइंट इसमें जो जेन में रखने वाले ना वो ये है कि आप जिस फोल्डर से डेटा उठा रहे हैं उसके अंदर जो फाइल्स पड़ी हैं उन फाइल्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, उनके हेडर्स, उनकी तरतीब एक जैसी होनी चाहिए। डिफरेंट है तो एरर आएगा। इसलिए इस चीज को आपने जेन में रखना है कि आपकी जो फाइल्स हैं उनकी एक्सटेंशन सेम हो, आपकी जो फाइल्स हैं उनके अंदर जो डेटा है वो एक जैसा हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपने इसमें एक नोटपैड की फाइल ऐड कर दी .txt के साथ, एक CSV ऐड कर दी और एक एक्सेल कर दी, तो डेफिनेटली वो फाइल फॉर्मेट डिफरेंट है तो उसके ऊपर वो एरर देगा। इसी तरह से किसी एक फाइल के अंदर 6 कॉलम थे, बाकी में 5 कॉलम थे, तो छठे कॉलम वाली फाइल जो है वो आपको एरर देगी। इसे भी कंबाइन एंड लोड कर लें। डेटा किस तरह से इसका शो हो रहा है वो इसमें आप देख सकते हैं। मास्टर आईडी है, RSO आईडी है, रिटेलर आईडी है, टी डेट है, ट्रांजैक्शंस हैं, ML अमाउंट है। उसमें हमारे पास रेवेन्यू था और फी रेवेन्यू रिकॉर्डेड था। इसके अंदर ट्रांजैक्शंस हैं और ML अमाउंट है। इसे ओके कर दें। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, हेलो जी, कोई क्वेश्चन है आपका? जी। बताइए। अच्छा, हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस से कुछ ऐसी फाइल्स होती है जिसमें जो हेडर है उनका वो फर्स्ट रो नहीं होती। फर्स्ट रो में वो डाउनलोड की इंफॉर्मेशन या और इस तरह की आवाज आपकी इंफॉर्मेशन बहुत होता कम है। आ रही है। और जी जी बताइए। ओके, बताओ। ठीक है, तो आप हैंड फ्री चेंज कर लें, फिर आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी, इसमें हमारे पास दो फोल्डर जो है वो हमने उनको इंपोर्ट कर लिया। अब इनको एक दफा देख लेते हैं फोल्डर्स में डेटा जो आया है ये किस तरह से है। 964 पे क्लिक करें, ये उसी एक फोल्डर के अंदर सबसे पहले सोर्स नेम है, सोर्स नेम उसकी वो फाइल का नाम है, मास्टर आईडी है, RSO आईडी है। ये देखेंगे ये जितनी भी फाइल्स थी ना ये एक दिन की एक फाइल थी। तो जब मैं इसके ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इसमें मई की फाइल्स भी हैं और जून की फाइल्स भी हैं। तो मेरे पास ये डेटा इस तरह से यहाँ पे सारा एक ही उसमें क्लब होके आ गया। फिर रेवेन्यू कितना आया,
ये रेवेन्यू के नंबर्स हैं, उसके बाद उस रेवेन्यू बुक कितना हुआ वो आ गया, फी रेवेन्यू रिकॉर्डेड। इसी तरह से अगर मैं जेडल की फाइल को देखूं, जेडल की फाइल, ठीक है, तो कोई एक फाइल ऐसी है 503 जिसके अंदर डेटा नहीं आ रहा। मैं 503 को अगर हटा देता हूँ, 606 में भी नहीं है, ये कुछ हमारे पास ऐसे कॉलम हैं तकरीबन हर डेट के अंदर जिनमें डेटा नहीं है और वो इस तरह से उसको डिस्प्ले कर रहा है। नो वरीज, जब डेटा नहीं है तो डेफिनेटली वो समराइज भी यहाँ पे नहीं हो रहा होगा। अच्छा जी, ये हमारे पास टेबुलर व्यू आ गया इसका, और उसके बाद हमारे पास अगर हम देखें तो इस तरह से इसका मॉडल व्यू आ जाता है। ये दो टेबल हमने इंपोर्ट किए थे, इन दोनों टेबल्स को फॉर द टाइम बीइंग हम क्लोज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि ये भी हमने इंपोर्ट किए हुए हैं। अब तीसरा मैंने आपको जो दिखाया था डेटा, वो एक्सेल की फाइल थी। एक्सेल फाइल इंपोर्ट करनी पहले भी मैंने आपको सिखाई थी। एक्सेल के ऊपर आप क्लिक करें और इसको फाइल का पाथ दे दें, डी ड्राइव में है, पावर पिवट में, और ये तो ये तीसरी फाइल भी मेरे पास जो है वो आ गई है। इसके अंदर शीट 1 के नाम से शीट है, उसका डेटा आप चेक कर लें। मैंने आपको ये डेटा दिखा भी दिया था पहले ओपन करके, और इसे अपलोड कर लें। ओके उमर, मैं आपको एक्सेल फाइल जो है वो भी शेयर कर देता हूँ। इसका ना आप अलग से एक इस डेटा का खास तौर पे एक फोल्डर बना लें प्रैक्टिस के लिए। ये पहले इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, उसके बाद जब आप अच्छी तरह से आपको ये चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाती हैं तो आप अपने डेटा के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करते रहें। शीट 1 को मैं रीनेम कर देता हूँ, और रीनेम करके इसको मैं आरबीआर कर देता हूँ। आरबीआर का मतलब है रिटेलर बैलेंस रिपोर्ट। जब भी सिस्टम ऐसी वर्किंग में जाता है तो मैं डर जाता हूँ कि दोबारा वही मसला ना बन जाए जो 2 दिन चलता रहा इसके साथ। अच्छा, आप लोग घर में सिस्टम इस तरह से यूज करते हैं, बेड पे बैठ के आपने सिस्टम यूज किया हो या ऐसा कुछ? मेरे ख्याल में मेरे साथ ये प्रॉब्लम इसलिए आया था कि हम लोग जब से वर्क फ्रॉम होम है तो बेड पे बैठ के भी काम कर रहे होते हैं, सिस्टम को हवा नहीं लगती, इसके प्रोसेसर को, तो हीट अप होने की वजह से मेरे सिस्टम के साथ ये इशू हो गया था। ये आरबीआर आ गया जी, 964 आ गया और जेडल आ गया। आरबीआर के अंदर रिटेलर आईडी जो है ये यूनिक है। 964 के अंदर रिटेलर आईडी जो है ये मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है, और जेडल के अंदर रिटेलर आईडी मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है। अब हम रिटेलर आईडी पकड़ेंगे आरबीआर से और इसको ड्रॉप कर देंगे 964 के ऊपर।
तो नॉट रिस्पॉन्डिंग पे चला गया। ये हमारा वन टू मैनी रिलेशनशिप बन गया। अब देखें मैनी के लिए इसने स्टेरिक डाला है और वन के लिए इसने वन लिख दिया। मैनी टू मैनी के केस में दोनों तरफ स्टेरिक था। हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखें दोनों तरफ स्टेरिक था मैनी टू मैनी के केस में, और वन टू मैनी के केस में मैंने आपको बताया था कि जो 964 का टेबल है या जो ZL टेबल है, इसके अंदर रिटेलर आईडी मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है, और RBR टेबल के अंदर रिटेलर आईडी वन टाइम आ रही है, इसलिए इसने वन टू मैनी इसका रिलेशनशिप बनाया। मैं दोबारा रिटेलर आईडी पकड़ता हूं और ये रिटेलर आईडी ZL के ऊपर जाके मैं ड्रॉप कर देता हूं। अब ये देखें इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, दो रिलेशनशिप आ गए हैं। अब बेसिकली ये दोनों टेबल जो है ना 964 और ZL, ये आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू RBR टेबल। इन दोनों का वन टू मैनी रिलेशनशिप है RBR के साथ। अब आप आ जाएं विजुअल्स के अंदर। अच्छा जी, मैंने दो टेबल इसलिए डिलीट कर दिए हैं कि सिस्टम मेरा ऑलरेडी जो है ना वो मरीज है IT वालों का 2 दिन से, तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से कोई इशू कर जाए। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो आपके पास रिलेशनशिप जो है वो 3 टेबल के दरमियान में बना हुआ है। ब्रिज हमारा ब्रिज का काम करता है RBR के अंदर रिटेलर आईडी यूनिक है और बाकी दोनों टेबल के अंदर रिपीट हो रही है। अब हम चले जाते हैं विजुअल्स के अंदर। विजुअल्स में जाके हम ऐड करते हैं लाइन चार्ट। इसको फोकस मोड में ले जाएं ताकि हमें ये डिस्प्ले हो अच्छी तरह। अच्छा, अब आपको फील्ड्स का आइडिया तो है कि आपने जो इसकी डेटा की फील्ड्स हैं इनको कैसे फिल करना है। एक्सेस, लेजेंड, वैल्यूज, ये सारी चीजें क्या है, सेकेंडरी वैल्यूज ये क्या है। जो ZL है, ZL में सॉरी जो RBR है, RBR में से आपने रीजन उठा लिया और इसको आपने एक्सेस में ऐड कर दिया। उसके बाद RBR 964 से आप उठा लें जी रेवेन्यू, इसको वैल्यूज में ऐड कर लें, और उसके बाद ZL से जाके आप ML अमाउंट, इसको वैल्यू में ऐड कर लें। बल्कि इसको हम कॉलम चार्ट में कर लें। अब हर रीजन का, हर एक रीजन की वैल्यू ML की और हर एक रीजन की वैल्यू जो है वो 964 रेवेन्यू की, ये दोनों आ रही हैं समराइज होकर। ये सम करके दिखा रहे हो? सॉरी, ये सम करके दिखा रहे हैं ना? ये सम करके दिखा रहे हैं हमें पूरे महीने का। ML की कम आने की एक रीजन ये भी है कि ML के अंदर कोई डेटा का कोई इशू है, उसने कंप्लीटली डेटा इंपोर्ट नहीं किया उस फोल्डर का। वो मैं चेक कर लूंगा कि उसमें क्या इशू था। आप लोगों के साथ जो मैंने जिप फोल्डर भेजा उसमें तो डेटा ठीक है। हो सकता है कि लास्ट टाइम जब मैं इसकी एक्सेल की ट्रेनिंग करवा रहा था उस वक्त हमने कुछ डेटा रिमूव करके देखा हो कि डेटा रिमूव कैसे होता है, वो मैं देख लूंगा। लेकिन होपफुली जो डेटा मैंने शेयर किया वो कंप्लीट ही होगा आपके पास, अदरवाइज इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। ML अमाउंट हमेशा 964 की अमाउंट से या जो रेवेन्यू है उससे ज्यादा होती है। अब इसको अगर आप ML समराइज करते हैं, किसी एक सब रीजन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये दोनों जो है नंबर्स उसी सब रीजन के फिल्टर हो जाते हैं। अच्छा, इसका ना एक और हम करते हैं मजीद इसको क्लियर करने के लिए। एक टेबल तो हमने इस तरह से ये बना लिया और एक और टेबल हम बनाते हैं
सॉरी एक और विजुअल्स बनाते हैं इस तरह से, और इसमें भी हम RBR से रीजन ऐड कर लेते हैं या RBR से फ्रेंचाइज आईडी ऐड कर लेते हैं। फ्रेंचाइज आईडी एक्सेस में, और इसके अंदर हम 964 से रेवेन्यू ऐड कर लेते हैं। अब ये फ्रेंचाइज वाइज रेवेन्यू है, अगर इसको मैं नीचे स्क्रॉल करता जाऊं, ये तमाम फ्रेंचाइजेस का आ रहा है। मैं फिल्टर अप्लाई कर देता हूं नॉट 2 के ऊपर। अब जो नॉट 2 की फ्रेंचाइजेस हैं वो हाईलाइट हो गई हैं, बाकी सारी। अब ये किसकी बेस पे हुआ है? ये बेसिकली जो हाईलाइट हो रहा है ना, ये रिलेशनशिप की बेस पे हो रहा है। जो हमने रिलेशनशिप बिल्ड किया था RBR के ऊपर, RBR टू अदर टेबल्स, ये उसकी बेस के ऊपर इसने इसको समराइज किया है और इसको अलग कर दिया है। जो डेटा बार जिनका कलर लाइट है वो इस वक्त सिलेक्टेड नहीं है, वो नॉट 2 के अलावा रीजन्स की हैं, और जो डार्क ब्लू में आ रही हैं, जो डार्क कलर में आ रही हैं, वो नॉर्थ 2 की फ्रेंचाइजीज हैं, उनका डेटा समराइज हो रहा है। तो रिलेशनशिप का यहां पर हमें ये फायदा होता है। अच्छा, लेकिन हमने ड्रॉप डाउन किस पे किया था वहां पे रिलेशनशिप्स में? अभी हमने सेम ड्रॉप डाउन कॉलम्स किया थे है। या देखें इसमें मैंने आपको जब आई थिंक मैंने आपको फिल्टर बताए थे ना इसके लास्ट टाइम पे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, फिल्टर्स ना हम जब लगाते हैं, एक फिल्टर ऐसा होता है जो आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता, कहीं पे कोई ड्रॉप डाउन नहीं लगाना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। वो डायरेक्टली आप यहाँ से किसी डेटा पॉइंट को पिक करके फिल्टर ऐड कर सकते हैं। तो हमारा, आप अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, तो हमने RBR के अंदर जो रीजन है उसके ऊपर हमने ये फिल्टर लगाया हुआ है। दूसरे दोनों टेबल्स को ऑटोमेटिकली वो फिल्टर कर रहा है। वो फिल्टर कर रहा है फ्रेंचाइज टू फ्रेंचाइज, रिटेलर टू रिटेलर। हमने जो एक रिलेशन बिल्ड कर दिया था उसकी बेस के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है? आप मैक्सिमम लोग अच्छा सर, इंजीनियरिंग इसमें से एक सॉरी एक क्वेश्चन है। जी इसमें जी ये सम लिया, तो जी इसमें जी अगर हमने एवरेज लेना चाहते हैं तब हम वैल्यू में जाके उसको सम की जगह एवरेज कर लेंगे, एवरेज भी ले सकते हैं इसकी, जी। आप इसके ऊपर क्लिक करें, कि नहीं? यहाँ से आपको ये सारे ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, सम, एवरेज, ओके मैक्सिमम, फाइन, मिनिमम, काउंट वगैरह। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब इसका ना मैं ठीक आपको एक बेनिफिट बताता हूँ वन टू मैनी रिलेशनशिप का। और आप किसी एक टेबल के अंदर हायरार्की रखते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास किसी एक्स रीजन में 2000 साइट्स हैं। हर साइट के ऊपर एक क्लस्टर ओनर डिप्लॉय होता है। जनवरी में जो क्लस्टर ओनर थे उनमें और जो आज क्लस्टर ओनर है उनमें फर्क है। जनवरी में और अगस्त के क्लस्टर ओनर्स का जो है वो शफल हो गया आपस में। कोई क्लस्टर ए से बी में चला गया, कोई बी से सी में चला गया, इस तरह वो आपस में शफल हो गए। लेकिन आपको आज के दिन में देखना है कि अगस्त के अंदर या जनवरी से लेकर अगस्त तक एक पर्टिकुलर क्लस्टर ओनर की परफॉर्मेंस क्या है। अब उसकी साइट्स जो हैं वो हर दफा चेंज होती जा रही हैं। तो साइट टू क्लस्टर जो भी आपकी अपडेटेड हायरार्की है आप उसको ले लें। अगर आपको आज की टैगिंग के ऊपर चाहिए, मिसाल के तौर पे आपका एक क्लस्टर की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, एक क्लस्टर का क्लस्टर ओनर जो है वो पहले मिस्टर जाहिद था और आज वो मिस्टर आमिर है, तो आपने एक क्लस्टर की परफॉर्मेंस देखने के लिए मिस्टर आमिर का रिलेशनशिप बाकी मंथ के साथ बिल्ड करना है। और जब आप उसको फिल्टर करेंगे तो आज की जो साइट्स हैं उसके ऊपर वो पिछला पूरा डेटा जो है वो समराइज कर देता है। दिस मीटिंग इज लिमिटेड टू 10 मिनट्स, अपग्रेड नाउ टू रिमूव 40 मिनट्स लिमिट, टाइम लिमिट। यार ये एक, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसको रेवेन्यू स्टार्ट होता है ना तो उसके बाद इस तरह के चेक्स लगने शुरू हो जाते हैं। अब जूम ने ये कर दिया है कि आप मैक्सिमम मीटिंग जो है वो 40 मिनट्स की कर सकते हैं एक सेशन, और अगर आपको 40 मिनट से ज्यादा पे जाना है तो आपको अकाउंट परचेज करना पड़ेगा। स्टार्ट में मैंने खुद सेशन किए हैं, पूरे दिन के सेशन किए हैं, तो आपको ऐसा कोई हर्डल नहीं था। चलें, एनीवेज ये 2 3 4 वीडियोस जितनी भी बनती हैं मैं सारी अपलोड कर दूंगा इसमें।
अच्छा जी, तो वो जो बेसिकली आप करंट हायरार्की के ऊपर प्रीवियस परफॉर्मेंस को गेज करना चाह रहे होते हैं, या एक और केस ले लेते हैं। मुझे याद है कि 2019 के अंदर ना नॉर्थ और सेंट्रल के दरमियान कुछ साइट्स जो हैं वो शफल हुई थी, इस वजह से कि कुछ साइट्स ऐसी थी पिंड दादन खान की साइड पे या जेलम की साइड पे, जो कि टेक्निकली सेंट्रल वाले देख रहे थे और कमर्शियली नॉर्थ वाले देख रहे थे। इसी तरह से कुछ साइट्स ऐसी थी जो कि मियाँ वाली की साइड पे टेक्निकली सेंट्रल वाले देख रहे थे और कमर्शियली नॉर्थ देख रहे थे। तो उस तरह की जब साइट टैगिंग में चेंज आता है, आपका रीजन को आप समराइज करना चाह रहे हैं, तो भी आप करंट हायरार्की के ऊपर जाके उसका रिलेशनशिप बिल्ड करके उसको समराइज कर सकते हैं, प्रीवियस हायरार्की को करंट हायरार्की के ऊपर। अच्छा, ये दो तरह से हमने डेटा इंपोर्ट किया है। इनमें आपका कोई क्वेश्चन हो इस सेशन में, जो अभी 8 मिनट है, 8 मिनट हम इन्हीं दोनों चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम थर्ड डेटा सोर्स की तरफ जाएंगे। इसका अगर मैं क्रक्स निकालना चाहें तो क्या होगा कि हमने एक से रिटेलर आईडी उठाया था और दूसरे में भी रिटेलर आईडी और उसमें उसका रेवेन्यू आ रहा था, जी जी, तो दूसरी शीट से उसने उनका रेवेन्यू ला के हमें पॉपुलेट करके दे दिया। अब इसमें होता पता क्या है, ये रिटेलर जो है ना, ये रोजाना की बुनियाद पे इनकी टैगिंग चेंज हो रही होती है। टैगिंग कैसे चेंज हो रही होती है? अब आपके पास अब के टाइम पे आके आपने मंथली, इंजीनियरिंग ने ये मंथली इसको करवा दिया कि जनाब महीने में एक ही मरतबा आप साइट की टैगिंग चेंज किया करें। क्या होता था, एक एरिया है, एक फ्रेंचाइज से काटा, दूसरी फ्रेंचाइज को दे दिया। 10 दिन पहले वो एरिया था फ्रेंचाइज ए के पास, 10 दिन बाद वो फ्रेंचाइज बी के पास चला गया। ठीक है, तो वो जो रिटेलर की हायरार्की है, क्योंकि जो डेटा सम हो रहा होता था, वो जो मेरे पास 10 दिन पहले का डेटा पड़ा हुआ है, अब देखें ना, मैंने आपको जो फोल्डर दिखाया था, उस फोल्डर के अंदर 23 फाइल्स थी। तो अब मैं फर्ज करता हूं इन 10 दिनों में वो रिटेलर जो है, वो 10 या 15 रिटेलर जो है फ्रेंचाइज ए के साथ थे, यहां पर आगे वो फ्रेंचाइज बी के साथ आ गए हैं। लेकिन मुझे देखना ये है कि ये सारे के सारे रिटेलर जो हैं, ये करंटली जिसके साथ टैग हैं, मुझे उनकी परफॉर्मेंस ट्रैक करनी है। तो मैं ये रिलेशनशिप जो है ये यूज करता हूं इसको समराइज करने के लिए करंट हायरार्की के ऊपर। तो जो आरबीआर की फाइल होती थी ना, ये हम रोजाना की बुनियाद पे रिप्लेस कर रहे होते थे। ये डेली बेस पे हायरार्की की फाइल आती है, वो हम नई ऐड कर लेते थे, बाकी डेटा एज इट इज हमारा वहां पे अपडेट हो रहा होता था और उसके ऊपर ये समराइज हो जाता था। और अगर हमारे पास आरबीआर की फाइल नहीं है और 964 है और ZL है, तो क्या उस दोनों में फिर रिटेलर आईडी आना होना लाजमी है अगर उनकी रिलेशनशिप मैंने बनानी है तो? आप रीजन पे बना सकते हैं, फ्रेंचाइज के ऊपर बना सकते हैं। आपने जब पावर बीआई में बनाना है तो आप मैनी टू मैनी, मैनी टू वन भी बना सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं और आपको पावर पिवट के ऊपर रिलेशनशिप बिल्ड करना है, तो फिर आप नहीं कर सकते वहां पे इन दो फाइल्स का रिलेशनशिप। यहाँ पे वो मुझे अलाउ करेगा, वो मुझे उसकी आउटपुट क्या होगी अगर मैं सिंपल ZL और 964 में से रिटेलर आईडी उठाता हूँ और उनका रेवेन्यू अगर मुझे चाहिए? मैं एक वहां से एग्जांपल देता निकाल, हूँ। आपने एक रिलेशनशिप बिल्ड किया रीजन के ऊपर, ये दो ठीक है, फाइल्स थी 964 की और ZL की। आपने रीजन के ऊपर रिलेशनशिप बिल्ड किया और डेटा को समराइज किया फ्रेंचाइज पे जाके, तो आपका डेटा ठीक नहीं आएगा, डेटा गलत आएगा। आप उसको मैनुअली चेक भी करके देख लीजिएगा, वो डेटा आपका समराइज ठीक नहीं होगा, गलत डेटा आ रहा होगा। अच्छा, उसकी ठीक है, रीजन? अलबत्ता अगर आप फ्रेंचाइज टू फ्रेंचाइज रिलेशनशिप बिल्ड करते थे, तो फिर आपका रीजन का डेटा भी ठीक होगा, फ्रेंचाइज का डेटा भी ठीक होगा। जब आप रिटेलर टू रिटेलर इसको टैग करते हैं, तो फिर आपका रिटेलर से ऊपर की जितनी हायरार्कीज हैं, वो सबका डेटा आपका ठीक समराइज होगा। यानी कि जो अपर हायरार्कीज हैं उनका डेटा ठीक समराइज होता है, जो लोअर हायरार्कीज हैं जहां पर आपने रिलेशनशिप बिल्ड किया है, उनका डेटा जो है वो करेक्ट नहीं आता इसमें रिलेशनशिप बिल्डिंग में। ये नहीं समझ आई अपर लोअर वाली, आई डोंट नो, शायद किसी और मैं आपको बताता हूँ। आ गई हो। आपके पास बिग रीजन्स होते हैं, ये मैं एक्सेल में ना थोड़ा इसको ड्रॉ करता हूँ। आपके पास एक है नेशन वाइड, इसके अंदर 3 रीजन्स हैं। एक है नॉर्थ, सेंटर, नॉर्थ, साउथ, सॉरी नॉर्थ साउथ, ये तीन बिग रीजन्स हैं। अब हर एक बिग रीजन के अंदर एक सब रीजन है, C1 है, बिल्कुल, C2 है, C3 एंड सो ऑन। C4 5। अब हर एक सब रीजन के अंदर फर्दर आगे
अगर आपके केस में चले जाएं तो क्लस्टर्स आते हैं, ग्रिड आते हैं इंजीनियरिंग के केस में? क्लस्टर्स आते हैं, क्लस्टर्स आते ग्रिड भी हैं, क्लस्टर्स भी हैं, दोनों ही आते हैं। हैं, दोनों है। अच्छा, फिर आपने ग्रिड ले लिए, ग्रिड के बाद हर ग्रिड के अंदर मल्टीपल क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर्स आ गए, क्लस्टर, एक क्लस्टर के अंदर मल्टीपल साइट्स हैं, तो ये आपकी हायरार्की इस तरह से बनती है। जोंग, ये टॉप हायरार्की है, उसके बाद बिग रीजन है, ये उसकी सब हायरार्की है, उसकी सब हायरार्की सब रीजन है, उसकी सब हायरार्की आपके पास आ जाती है ग्रिड, फिर क्लस्टर और फिर साइट। जहां पर भी आप, जिस पॉइंट के ऊपर भी दो टेबल में आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, ये है उसकी अपर हायरार्की। इससे लेके ऊपर तक ये सारा डेटा ठीक समराइज होगा, लेकिन इसके नीचे अगर आप डेटा समराइज करेंगे, रिलेशनशिप आपने बिल्ड किया था ग्रिड के ऊपर, डेटा समराइज कर रहे हैं साइट लेवल का, तो डेटा का जो नंबर है वो ठीक नहीं समराइज होगा। आप समझ आइए इसकी अपर और लोअर हायरार्की। अगर उस ग्रिड की मुझे चाहिए कि कितनी साइटें हैं दोनों टेबल्स में, तो वो सही नहीं आएंगी, या उस कौन सी इंफॉर्मेशन सही नहीं आएगी? मतलब मुझे ये चाहिए कि बिग रीजन में एग्जांपल देता हूँ। ग्रिड्स आते हैं, एक बिग रीजन में कितने ग्रिड्स आते हैं? फॉर इंस्टेंस एक बिग रीजन है, एक सेंटर है, उसमें 10 ग्रिड्स हैं और उसमें 50 साइटें हैं, तो कौन सी इंफॉर्मेशन, यही दोनों शीट्स में पड़ी हुई है, मैं तो आपको कौन एक सी एग्जांपल इंफॉर्मेशन देता सही हूँ। नहीं एक टेबल में आपके पास उस ग्रिड के अंदर 20 साइट्स आ रही हैं, दूसरे टेबल के अंदर 25 साइट्स आ रही हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ 2 मंथ के डेटा के ऊपर। ठीक है। ठीक है, अब जुलाई में 20 थी, अगस्त में 5 और आ गई, 25 हो गई। रिलेशनशिप आपने बिल्ड किया ग्रिड टू ग्रिड, तो वो किसको काउंट करके देगा आपको? वो दोनों को काउंट करके दे देगा, या किसी केस में हो सकता है वो आपको कोई एक काउंट करके दे। तो अगर आपने एग्जैक्ट डेटा लेना है तो आप लोएस्ट हायरार्की का रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। ओके, तो मैं साइड टू साइड का करूं? साइड टू साइड कर लेंगे आप। ठीक हो गया। अच्छा, ये 2 मिनट में ये जो ना सेशन एंड होने लगा है, इस सेशन को आपने रीज्वाइन करना है ताकि हम इसको कंटिन्यू करें। आज के दिन में डेटा इंपोर्ट हम कंप्लीट कर लेंगे, ताकि कल के दिन में मैं चाहता हूं कि हम सारा टाइम डेक्स फंक्शन के ऊपर लगाएं और डेक्स फंक्शन को हम सीखें कि इसमें जाके, एक्सेल में तो आप लोग फार्मूलाज लिखते रहते हैं, यहाँ पर फार्मूला आपने किस तरह से लिखना है पावर बीआई के अंदर। मे भी उसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सेल का भी ओवरव्यू दूं, क्योंकि डेक्स जो है ये एक्सेल में भी यूज किया जाता है, पावर पिवट के अंदर या पिवट टेबल के अंदर, और इसमें मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने लुकअप कैसे करना है, सम कैसे करना है, वो सारे फार्मूलाज आ जाएंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन एसक्यूएल के हवाले से, या हमने जो फोल्डर ऐड किया उसके ऊपर किसी का क्वेश्चन हो? अब आवाज आ रही है? जी अताउल बताइए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे बहुत सारे डेटाबेसेस से कुछ शीट्स ऐसे डाउनलोड होती हैं जिसमें जो फर्स्ट रो होती है वो उसका हेडर नहीं होता, उसमें डाउनलोडर की इंफॉर्मेशन, डेट, टाइम, फर्स्ट रो में चंद एक उसमें सेल्स में ये आ रही होती है, और जो हेडर है, जो एक्चुअल टेबल का हेडर है, वो चौथी पांचवी रो से स्टार्ट होता है। तो पावर बीआई में वैसे रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि अगर आपने जो भी समराइज करना है उसकी हेडर्स में फाइल्स के, वो फर्स्ट रो में हो? मैंने शायद फर्स्ट डे आपको एक चीज बताई थी, एक सेकंड मुझे जरा ना इस टेबल पे जाने दें, डेटा ट्रांसफॉर्म के हवाले से। आपका जो टेबल था, हम इस केस में आरबीआर को ले लेते हैं, इस टेबल में आपने देखा कि आपका जो टॉप